हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो बच्चों, आज हम शुरू करने वाले, ऑफ कोर्स आज हम मिले हैं तो नया चैप्टर शुरू करेंगे, आपका चैप्टर नंबर 7। आई एम होपिंग सो चैप्टर नंबर 6 आपने अच्छे से पढ़ लिया होगा। 6 किस बारे में था? रिवॉल्ट 1857 का, है ना। हमने देखा था 1857 का रिवॉल्ट क्या था, उसके रीजन क्या थे, क्या इफेक्ट्स हुआ उस रिवॉल्ट के बाद, वो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस क्यों माना जाता है, सारी चीजें। किसी ने वो वीडियो नहीं दिखी है, किसी ने वो चैप्टर नहीं अभी तक पढ़ा है, प्लीज देख लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि अब हम नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ गए, अब हम थोड़ा और आगे, हम हिस्ट्री की तरफ, मॉडर्न हिस्ट्री की तरफ हम आ गए। अब हम पढ़ेंगे बेटा नेशनल मूवमेंट आपका 1885 से लेके 1919 तक, मतलब पूरा का पूरा ये जो मॉडर्न पीरियड था, जिसमें हम कांग्रेस की स्टैब्लिशमेंट देखेंगे, कांग्रेस कैसे स्टैब्लिश हुआ, कांग्रेस ने फिर किस तरीके से अपने स्टैब्लिश होते ही क्या क्या चीजें चेंज हुई, फिर उसके बाद बंगाल पार्टीशन होता है हमारा, मुस्लिम लीग बनती है, फिर गांधी जी साउथ अफ्रीका से हमारे इंडिया वापस आते हैं, फिर गांधी जी आने के बाद उनका 1915 के बाद उन्होंने कैसे अपना शुरुआत की इस पॉलिटिकल मूवमेंट्स की, फिर गांधी एरा शुरू हो जाता है हमारा, ठीक है। उसके बाद गांधी ने किस तरीके से हमारे सबसे स्टार्टिंग के 1990s की जो चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा मूवमेंट्स कैसे थे वो, ठीक है। और उसके बाद तो फिर गांधी जी रुके ही नहीं कभी, ठीक है। सो हम पूरा नेशनल मूवमेंट को कवर करेंगे 1885 से लेके 1919 तक, जिसमें हम कांग्रेस की स्टैब्लिशमेंट, कांग्रेस किस दो हिस्सों में डिवाइड हो गया था, मॉडरेट कौन थे, एक्सट्रीमिस्ट कौन थे, ठीक है। फिर उसके बाद जो आपका बंगाल पार्टीशन के बाद, मुस्लिम लीग के बाद आपका जो गांधी जी आए थे, ठीक है, स्वदेशी मूवमेंट था, क्या क्या चीजें थी इन सब चीजों में, ठीक है। ये जो टाइम पीरियड में इंपॉर्टेंट जो चीजें हुई है, इंपॉर्टेंट रिवॉल्ट, इंपॉर्टेंट वॉर, है ना, ये सारी की सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे अपने इस चैप्टर में। आई नो ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है तो इट्स ओके, हम उसको 2 पार्ट्स में कर देंगे, नहीं हुआ तो हम 3 पार्ट्स में कर लेंगे, बट चीजें समझ आनी चाहिए, ठीक है। आपको ये नहीं देखना है कि वीडियो इतनी बड़ी है या इतनी छोटी है, हम इसको डिवाइड कर लेंगे पार्ट्स में, बट जितना भी आप पढ़ो, जितना भी समझो, अच्छे से समझो, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं अपना चैप्टर नंबर 7, करें, चलिए शुरू करते हैं। Many events occurred during the 19th century which had far-reaching consequences. The revolt of 1857, various peasants and tribal revolts and movements, socio-cultural awakening, and economic impact of imperialism completely changed the direction of Indian history. A nationalist fervors had already been generated among the Indians. The second half of 19th century saw the crystallization of political consequences among the mass. This awareness led to the strengthening of the nationalist movement in India that accumulated in the independence of 1947. ये चीजें अब हम देखेंगे ना, छोटी छोटी चीजें, जो छोटे छोटे मूवमेंट्स हुए, वो कैसे एक साथ मिलके उसका हम कंबाइंड फॉर्म में हमें इंडिपेंडेंस मिल पाई है। उसी का रीजन था कि हमें 1947 में इंडिपेंडेंस मिली, ठीक है। अब देखते हैं रीजन फॉर ग्रोथ ऑफ नेशनल पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस, क्या क्या चीजें हुई, कैसे एक नेशनल मूवमेंट शुरू हुआ। नेशनल मूवमेंट मतलब जब पूरा इंडिया एक साथ आके खड़ा हो रहा है एक साथ, ठीक है, क्यों जरूरत पड़ी इस मूवमेंट की, ठीक है। सो इंडियन नेशनल मूवमेंट erupted as the direct result of condition created by the British. Of course, जो ब्रिटिशर्स ने कंडीशंस क्रिएट की थी, उसी का ही नतीजा था कि ये मूवमेंट शुरू होता है, ये मूवमेंट आगे आता है बढ़ चढ़कर। The adverse social, political, culture and economic impact of British rule was largely responsible for the growing political consequences among the Indian people. जो भी पॉलिटिकल आपकी ब्रिटिशर की सोशल, पॉलिटिकल, कल्चर एंड इकोनॉमिक पॉलिसीज थी ब्रिटिशर्स की, ये मेन रीजंस था हमारे इस नेशनल मूवमेंट को शुरू करने के लिए। सम सच रीजंस, और क्या क्या रीजन थे इस मूवमेंट को शुरू करने के लिए। सबसे पहला तो रीजन था, थ्रू द रिवॉल्ट ऑफ 1857 फेल्ड टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव। ऑफ कोर्स 1857 का रिवॉल्ट फेल हो गया था क्योंकि वो एक लार्ज स्केल पे नहीं आगे आ पाया, सो ये एक मेन रीजन था उसके पीछे।
So though the revolt of 1857 failed to achieve its objective, its memory was still fresh in the minds of people. The political consequences of Indians was fast growing in the regional level as well, and was affected through various revolt and movements by the tribal, peasants, caste and religious communities. ये मेन चीज थी कि जो रिवोल्ट 1857 का फेल हो गया था लोगों में, अभी तक वो चीजें उनके दिमाग में बसी हुई थी अभी तक वो, क्योंकि उन्होंने कुछ फेमस लीडर्स और रेवोल्यूशनरी लीडर्स को ब्रिटिश ने हैंग कर दिया था, मार दिया था, है ना। तो वो अभी तक उनके दिमाग में वो चीजें भरी हुई थी। दूसरा रीजन था स्प्रेड ऑफ इंग्लिश एजुकेशन फॉर्म्ड द इंडियन अबाउट द लिबरल पॉलिटिकल आइडियाज ऑफ द वेस्ट। ऑफकोर्स जो वेस्टर्न एजुकेशन इंडिया में थोप दी गई इंडियंस को, क्या आप ये पढ़ो, वेस्टर्न एजुकेशन, वेस्टर्न कल्चर, ये भी एक रीजन था। सोशो religious reform by the country and the growing radical and economic exploitations of the Indians by the British empirism was the reason। ये जो लोगों को इकोनॉमिक टर्म्स में एक्सप्लॉइट किया जा रहा था, सोशल टर्म्स में, रिलीजियस टर्म्स में एक्सप्लॉइट किया जा रहा था, ये भी रीजन था। फोर्थ है द English educate middle class people। The English educate middle class because the torch bearer of the struggle for independence। ज्यादातर इंग्लिश जो ब्रिटिशर्स थे ना, वो हायर क्लास या मिडिल क्लास को एजुकेट किया करते थे ताकि वो लोगों तक अपनी बात पहुंचाए, क्योंकि ब्रिटिशर्स की तो बात नहीं मानते, वो इंडियंस की तो बात मान जाते हैं, तो उनको एजुकेट करते थे जो मिडिल क्लास या हायर क्लास के लोग होते थे। वो एक तरीके से टॉर्च बियरर होते थे उनके लिए, ठीक है। सो the enlightened middle class was familiar with the European liberal idea and possessed a sense of pride in our country glorious past। Of course उनको भी लगता था अच्छा कि वो कुछ बहुत फेमस है ना, इस तरीके से। Gradually they understood that foreign domination was opposed to the interest and aspirations of Indian people। And the fifth one is that the study of Indology promote a sense of pride in the Indian culture and historical legacy। तो ये कुछ मेन की रीजन देखिए, इसमें से मेन रीजन तो सबसे पहले 1857 का रिवॉल्ट जो सप्रेस हो गया था, एंड उसके बाद जो वेस्टर्न एजुकेशन, वेस्टर्न कल्चर्स लेके आए, एंड जिस तरीके से सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक टर्म्स में इंडियंस का एक्सप्लॉइटेशन हो रहा था, ये मेन चीजें थी जो यहाँ पे नेशनल मूवमेंट की स्टैब्लिशमेंट हुई, आगे बढ़ा और आगे गया। अब देखते प्री इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन। कांग्रेस से बनने से पहले भी बहुत ऑर्गेनाइजेशन बनी, उनका मोटिव भी यही था कि हमारी कंट्री को इंडिपेंडेंस दिलाना। बट ऑफ कोर्स ड्यू टू लैक ऑफ देयर कोऑर्डिनेशंस, देयर पावर, देयर स्ट्रेंथ, वो इतना अच्छे से काम नहीं कर पाई जितना कांग्रेस कर पाई। तो कांग्रेस से पहले और कौन कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनी थी उसके बारे में देखते हैं। So the Indian National Congress was not the first political associations to be set up in the country। So ये कांग्रेस सबसे पहली ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी जो ये सेटअप हुई थी। Many other associations had come up earlier whose members were mostly middle class professional। उससे पहले भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनी थी जिसमें ज्यादातर लोग मिडिल क्लास प्रोफेशनल के ही थे, ठीक है। Next, the pre-Congress association cropped up mostly in and around the three presidential town, कोलकाता, चेन्नई and मुंबई। So ये तीन जगहों पे ही ज्यादा इनका इम्पैक्ट था, ठीक है। अब देखते कौन कौन थी। So in 1875 there were 474 newspapers in circulations including Amrit, Bazar, Patkariya, Hindu, Patrick, etc. The English, Hindustan, Bharat Mitra, Jagat Mitra, etc. in a Hindi, and the Jan Numan and Khushdil in Urdu। तो ये कुछ न्यूज़पेपर्स थे, इनमें भी ये लोग अपना अवेयरनेस, कैंपेन, मूवमेंट्स को बढ़ावा देते थे। अब और कौन कौन सी लीग आती है शुरुआत में। इन बंगाल द इंडियन लीग वाज एस्टैब्लिश्ड बाय सिरिस कुमार घोष। ये इंडियन लीग शुरुआत होती थी बंगाल में। At the Amrit Bazar, Patkira as a leader, the Pune Sarvajanik Sabha was set up in M.K. Ramdev, G.V. Joshi and S.H. Siplakar, and urged the representative of Bengal and Bombay to work together। Anand Mohan Bose and Surendranath Banerjee set up Indian Association, Bombay Presidential Associations in 1885 was founded by
Firoz Shehzad Mehta, T.K. Telang, and Badruddin Tayyab. These two associations work in a close collaboration. The Madras Mahajan Sabha was formed by the co-coordination of activists of local association. The Deccan Education Society was work along with the Purna Sarvajanik Sabha and paid the attention to the political and general public question. The political bodies were established in other parts of India too. Two such example of Allahabad People Association and the Indian Association of Lahore. ठीक है, तो ये कुछ एसोसिएशंस आगे बढ़ चढ़ के आई थी कांग्रेस के एस्टेब्लिशमेंट से पहले. ठीक है, अटेम्प्ट were made in 1880 onwards for bringing together such associations in all India scale. Of course, ये association को all India scale में एक साथ लाने की भी बात हुई थी 1880 में. The Indian Association of Calcutta organized two national conferences in 1883 and 1885. The British India Association, the Indian Association, and the National Mohammedan Association convened the 1885 meeting jointly, thus marking the beginning of Congress era. Later in 1886, and the National Conference led by Sudhir Nath Banerjee merged with the Congress. The British government offensively reacted to the activists of the Indians. The Viceroy, Lord Lytton, openly followed the reactionary and the anti-Indian policy. His successors, Lord Ripon, tries to ease the situation, but the Albert Bill controversy earned him with wrath of not only Indians but also Englishmen. The Indians' intelligentsia was now convinced that justice and fair play could not be accepted for British. They also raised that there were no substitute for organization educations for the entertainment of self-British. They clearly understood that there will be no substitute for organized educations for the entertainment of self-respect. ठीक है, तो ये चीजें हुई थी. ये जो जितनी चीजें हमने पढ़ी, इनका भी यही मोटिव था कि किस तरीके से हम इन ऑर्गेनाइजेशन को एक नेशनल लेवल पे एक साथ मिलके आगे बढ़ा पाए. अब आती है हमारी द इंडियन नेशनल कांग्रेस अपनी पोजीशन में. So through it was generally believed that A.O. Hume is retired British bureaucrats was instrumental in setting up Indian National Congress. ये माना जाता है A.M. Hume जो ब्रिटिशर्स के एक ब्यूरोक्रेट से उन्होंने एस्टैब्लिश किया था कांग्रेस का इन 1885 में. तो 1885 में कांग्रेस की एस्टैब्लिशमेंट होती है बाय A.O. Hume. Its actual foundation was a direct corollary of the contemporary socio-economic and political condition prevailing at the time. During the 1880, the idea of all India organization was much clear in the air. The inaugural session of Indian National Congress was held on December 28, 1885 at Bombay. ये कांग्रेस का सेशन हुआ था हमारा 1885 में. This session was described as a middle class darbar in which the congressman was merely concerned with obtaining the blessing of British ruler. But later on, it provided a suitable platform to give a voice to the growing resentment of Indians. Varsho means Chandra Banerjee, the president of the first Congress, outlined the objective of Congress. देखिए अब कांग्रेस में बनी, इनके ऑब्जेक्टिव क्या थे, किस चीज पे इनको वर्क करना था. सबसे पहला था the promotion of personal friendship among the people of the country. Second, removal of all prejudice relating to the caste, creed and provisions. Third, promoting national unity. And the fourth, deciding on the future courses of action. The tactics adopted by the Congress, including petitions and drawing attention's grievance by the public discussions too, so that they can attain the goal of representative institutions in India. The Congress became the symbol of growth of feeling of nationalhood. It was a big leap towards the growth of nationalism. तो ये जो nationalism की भावना थी, ये कांग्रेस ही थे जो लेके आए थे. तो इनका मेन समझ में आए एक साथ यूनिटी लेके चलना, आगे क्या होने वाला है अभी से ही करना, एक पर्सनल फ्रेंडशिप को ग्रो करना, ये इनका मेन ऑब्जेक्टिव था कांग्रेस का. ये चीज आपको मेन चीज पता होनी चाहिए.
कैसे स्टैब्लिश हुई? बॉम्बे में हुई। सबसे पहले प्रेसिडेंट बनर्जी बने। स्टैब्लिशमेंट किसने किया कांग्रेस का? ए ओ हुम ने किया। इनके ऑब्जेक्टिव क्या थे? अब कांग्रेस भी दो हिस्सों में बढ़ती है, मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट। देखिए मॉडरेट क्या करते थे ये लोग? हमेशा ऐसे करते थे, चलो ठीक है हम बातचीत से चीजों को निपटा लेंगे। और एक्सट्रीमिस्ट बिल्कुल इसके ऑपोजिट थे, वो कहते बातचीत से कोई बात नहीं बनेंगे, हमें तो वॉर करना पड़ेगा, हमें वायलेंस करना पड़ेगा तभी बात होगी। तो कांग्रेस के भी लीडर्स दो हिस्सों में बांट गए थे, मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट। नाम से ही हमें पता लग रहा है। सो अब देखते हैं इन दोनों में क्या सिमिलरिटीज थी, क्या डिफरेंसेस थे, कौन कौन से लीडर थे जो मॉडरेट के साइड थे, कौन कौन से थे जो एक्सट्रीमिस्ट के साइड थे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट। The Indian National Congress evolved and grew between 1885 to 1905, when the moderates or the petitioners dominated it. Soon there emerged a section which believed in more aggressive actions. They came to know as extremist or radical. Differences in the ideological and political methods to be adopted against British rule led to the split of Surat section. देखिए सूरत का सेशन हुआ था 1907, जिसमें एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट अलग अलग हो गए थे। अब देखते हैं इन दोनों का वर्क करने का तरीका कैसा था। सबसे पहले मॉडरेट्स के बारे में पढ़ते हैं, जो 1885 से लेके 1905 में, है ना, सूरत स्प्लिट से पहले का टाइम था, है ना। अभी हम ये भी देखेंगे इस टाइम पीरियड में, मॉडरेट्स के टाइम पीरियड में बंगाल का पार्टीशन भी होता है। तो मॉडरेट्स के लोग थे जो ज्यादातर ब्रिटिशर से बोल के बातचीत से बात करके चीजों को सॉल्व करने की कोशिश करते थे, मॉडरेट्स वाले। So the demand of the Congress during the first phase was very modest and centered around the constitutional reform, economic relief, administrative reorganization and defense of civil rights. ये इस चीजों को लेके इस वर्क कर रहे थे कौन? मॉडरेट्स लोग। Although the moderates keep up the demand, the British hardly responded to them. So these leaders concluded the British economic imperialisms means subordinations of Indian economy and drawn the wealth to England. Therefore, they demanded rapid development of indigenous industries and agriculture. They also wanted India control over the public purse and raised a slogan of no taxation without representation. They claimed the Swaraj or self-rule also emerged in the beginning of 20th century. Swaraj term भी self-rule भी इस time 20th century में begin हुआ, ठीक है, moderates के time पे। So British hostility towards the Congress increased with its slack of demand. Following a policy divide and rule, they encourages Aligarh movement led by Sir Syed Ahmad Khan. ये डिवाइड एंड रूल को, पॉलिसीज को फॉलो किया करते थे ब्रिटिशर्स लोग, कि कैसे हम हिंदुज्म को अलग कर दें, मुस्लिम्स को अलग कर दें, डिवाइड रूल करके ये लोग गेम खेला करते थे। So which led the formation of Muslim in 1906. अब इसी की वजह से मुस्लिम लीग की एस्टैब्लिशमेंट होती है, ठीक है। And thus an aggressive policy led to control universal education and partition of Bengal. और एक partition of Bengal भी होता है हमारा, जो 1905 में होता है, and जो आपका मुस्लिम लीग है वो बनती है 1906 में, ठीक है। ये उसी टाइम पीरियड का है ये सब। So although the Congress in its early phase failed to achieve any concentrated reform in different spheres, it succeeded in creating a wider national consequences. It trains people in political, popularizes the idea of democracy and nationalism, propagates the modern outlook and exposes the evils of British rule. Prominent among the modern leaders were Dadabhai Naoroji, Sudarnath Banerjee, Rakesh Chandra Dutt, Mahadev, Govind Rande and गोपाल कृष्ण गोखले। ये लीडर्स के नाम आपको याद रखने चाहिए, बनर्जी, नौरोजी, है ना, चंद्रदत्त, ये लोग ना मॉडरेट लीडर्स थे। ये लोग क्या करते थे? ये लोग कोशिश करा करते थे कि अपने जो इनके मॉडर्न लुक आउटलुक हुआ करता था, है ना, मतलब मॉडर्न तरीके से, मॉडेस्ट फॉर्म में ये चीजों को सॉल्व करने की कोशिश किया करते थे। आगे अब एक्सट्रीमिस्ट, अब आएंगे एक्सट्रीमिस्ट जो एकदम करो या मरो पे विश्वास करते थे, है ना। सो एक्सट्रीमिस्ट जो थे हमारे 1905 से लेके 1918 तक। सो रेडिकल nationalist ideology in India had been growing since the revolt of 1857. By the turn of century, the discontentment have become widespread among the ruler, gentry, peasants and worker. A large number of leaders become vocal in their demand and action. अब यहाँ पे काफी लोग अपने एक्शन एंड डिमांड में एकदम
आगे आ गए। These leaders came to be known as radical nationalist और extremist. इसको extremist और radical nationalism के लोग कहते हैं। The second phase of Indian nationalism began after 1905. The period between 1905 to 1918 is known as extremist phase of national movement. ठीक है, ये इसका पीरियड था ये हमारा पूरा। अब इनके लीडर्स थे लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, नोन एज लाल बाल पाल। इनके ये लोग थे, कौन कौन? लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र। ये इनको कहा जाता था, इन तीनों को बाल नहीं, पहले लाल बाल पाल। Where the main extremist leader was Tilak was known as तिलक, बाल गंगाधर तिलक एक फेमस उनके लीडर थे एक्सट्रीमिस्ट के, इज नोन एज लोकमान्य। He was announced Swaraj, my birthright, and I shall have it. इन्होंने ही, बाल गंगाधर तिलक ने ये नारा, ये स्लोगन दिया था। तो ये एक्सट्रीमिस्ट लीडर पता है क्या? लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक एंड आपके बिपिन चंद्रा। ठीक है, ये थे हमारे एक्सट्रीमिस्ट पॉलिसीज को फॉलो करने के लिए। ठीक है, अब देखते हैं कॉज। हाँ, अब देखते हैं बेटा कॉज ऑफ ग्रोथ ऑफ रैशनल नेशनलिज्म, रेडिकल नेशनलिज्म। मतलब एक्सट्रीमिस्ट ने क्या क्या, इसका कॉज क्या हुआ, इन्होंने क्या क्या चीजें किया। सो देयर वर बी मेनी रीजन फॉर द ग्रोथ ऑफ रेडिकल नेशनलिज्म्स विच वाज डिटेल्ड एट फॉलो। देखिए क्या क्या था। सबसे पहले था रेवोल्यूशनरी मूवमेंट इन आयरलैंड एंड रशिया इंस्पायर इंडिया। Second, emergence of radical nationalist school of thought where leaders like Aurobindo Ghosh, Bal Gangadhar Tilak, Lala Lajpat Rai, Bipin Chandra but stirred this inspirations. Next, third, increased unemployment with the spread of education was another reason. Unemployment उस टाइम नहीं, unemployment थी। The political consequences India was this illustrate with the principle and the method of moderate leaderships. Next, there was a disappointment with the Indian Council Act of 1892 and the bitterness against the Indian authorities due to the calamities like plague and famine. Next, repressive measures like law against seditions in 1898 and the Official Secrets Act in 1899 added fuel to the fire. And next, policies of Curzon accumulated in the partition of Bengal in 1905 famed the fire into freedom among the masses. जो आपका बंगाल पार्टीशन हुआ है ना, जो एजुकेशन, वेस्टर्न एजुकेशन लेके आए है ना, ये सारी चीजों ने ना इसका कॉज बनाया ग्रोथ एक नेशनल मूवमेंट का। ठीक है, so the extremists suggest program like boycott the foreign goods, government service and the titles and honors. तो ये एक्सट्रीमिस्ट लोग कहते थे हमें ब्रिटिशर्स का कुछ चाहिए ही नहीं चाहिए, हमें इनकी कोई कपड़े, ना कोई टेक्स्ट बुक, ना इनकी एजुकेशन सिस्टम, ना इनका कल्चर, इनकी सर्विसेज, जो हमारे इन्होंने ऑनर हमें दिए थे, जो रिवॉर्ड दिए थे, इनको सब वापस कर दो, ये लोग बोलते थे। बिसाइड देयर वर ऑल्सो सपोर्ट ऑफ स्वदेशी मूवमेंट एंड नेशनल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। कहते थे हम अपना स्वदेशी मूवमेंट शुरू करेंगे जिसमें हम अपनी इंडियन चीजों को प्रमोट करेंगे, ना कि ये ब्रिटिशर्स चीजों को। तो यहां तक हमने पार्ट 1 में देखा कि क्या था नेशनल मूवमेंट, किस तरीके से शुरुआत होती है, कांग्रेस से पहले कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन वर्क कर रही थी, कांग्रेस आई, कांग्रेस कब आई, कौन लेके आया, एंड कांग्रेस किस तरीके से 2 हिस्सों में डिवाइड होती है, और कौन कौन से लीडर हमारे एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे, कौन कौन से हमारे मॉडरेट लीडर थे। ये पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया। समझ में आया, चीजें क्लियर हो गई? चलिए अब इसका पार्ट 2 हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इस वीडियो को अच्छे से पढ़िए और सेकेंड वीडियो पार्ट 2 का वेट करिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय बाय।